हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाठ्या के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक है स्पेस लेजिस्लेशन। आखिरकार आउटर स्पेस को या फिर स्पेस को इस्तेमाल करने के लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत क्या है, यानी कि एक अग्रीमेंट या फिर एक लॉ बनाने की ज़रूरत क्यों है, या फिर हमारे पास ऑलरेडी इस तरीके के स्पेस लेजिस्लेशंस है, अगर है तो वो कितने यूजफुल हैं या फिर कितने सक्सेसफुल रहे हैं। और फिर आज के ज़माने में जब हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो है हद से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर स्पेस लेजिस्लेशन का इंपॉर्टेंस इतना क्यों है। तो आइए इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज इट, स्पेस लेजिस्लेशन है क्या। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब हम लेजिस्लेशन की बात करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ एंड रूल्स। देखिए, सरकार जो होती है देश की, वो अलग अलग रूल्स या फिर लॉज फ्रेम करती है। तो इस लॉ और रूल्स को बनाने को ही लेजिस्लेशन कहते हैं, जो अलग अलग एक्टिविटी से डील करती है। फॉर एग्जांपल, बिजनेस रिलेटेड है तो बिजनेस रिलेटेड कोई अलग लॉ बना लेती है, या फिर रिलीजन को रिलेटेड है वो रिलीजन रिलेटेड कोई अलग लॉ होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिलेटेड हो, कंस्ट्रक्शंस को रिलेटेड हो, हर तरीके के एक्टिविटी को जो है स्टेट रेगुलेट करने की कोशिश करती है, उसे लॉ एंड रूल्स जो है उसे फ्रेम करने की कोशिश करती है। तो स्पेस लेजिस्लेशन भी कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहाँ पर स्पेस के बारे में डील किया जाता है, यानी कि स्पेस को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, आउटर स्पेस का जो यूज़ है वो किस लिए किया जाएगा, किस तरीके का होगा, और उसे यूज़ करने के लिए किस तरीके की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके के लेजिस्लेशंस के बारे में डील करता है स्पेस लेजिस्लेशन। According to Bank of America report, the $350 billion space market today will touch nearly $2.7 trillion by 2050. तो विद इन नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स जो है आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जंप लेगा स्पेस इंडस्ट्री। देखिए, आज के ज़माने में स्पेस इंडस्ट्री जो है वो एक एमर्जिंग मार्केट है, लेकिन बाय द टाइम वी लुक इनटू फ्यूचर, यानी कि 2050 जो है वो एक कॉमन फिनोमेना हो जाएगा। जिस तरीके से पहले हम डिफेंस की बात करते थे, हम 16th-17th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर गन पाउडर सुपीरियर था। इंडिया में या फिर एशियन मार्केट्स में गन पाउडर आपको नहीं मिलता था, इसीलिए जो है यूरोपियन कंट्रीज जो कि सुपीरियर थे, उन्होंने एशिया को कॉलोनाइज किया हुआ था। तो स्पेस भी जो है आज के ज़माने में इसी तरीके का है। चंद जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, वो स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और बाकी के ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अभी अभी सोच रहे हैं स्पेस को एक्सप्लोर करने का। तो ये बहुत ही बड़ा मार्केट है स्पेस एक्सप्लोरेशन का। नियरली ऑल मेजर कंट्रीज आर एक्टिव इन फील्ड ऑफ वाटर स्पेस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो मेजॉरिटी जितने भी कंट्रीज हैं, रशिया हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, या फिर यूरोपियन जितने भी कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं एक्टिव हैं आउटर स्पेस के फील्ड में, वो रिसर्च कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि मार्स पर एक रोवर उतारा गया, वहाँ पर रिसर्च चल रही है। मून के जो सदर्न साइड है, जो कि डार्कर साइड है मून का, वहाँ पर भी प्रोब जो है वो हाल ही में चाइना में भेजे हुए थे। तो इस तरीके से हर मेजर कंट्री जो है वो रिलेटेड है रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज से लेकर। नॉट जस्ट नेशनल एजेंसीज सच एज नासा, बट ऑल्सो प्राइवेट एजेंसीज सच एज टेस्ला हैव बीन कम्पीटिंग फॉर आउटर स्पेस। नासा और इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस तो पहले से ही है, जापान का जक्सा हो या फिर यूरोपियन यूनियन के अलग अलग जो स्पेस एजेंसीज हैं वो ऑलरेडी एक्टिव हैं, लेकिन प्राइवेट एंटिटीज़ जो भी हैं वो बहुत ही एक्टिव हो रहे हैं इस बीच में। टेस्ला फॉर एग्जांपल, जो इलॉन मस्क की कंपनी है, उन्होंने हाल ही में स्टारलिंक का एक प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किया हुआ है, जिसके तहत अब तक जो इंटरनेट हम अंडरग्राउंड केबल्स के तहत इस्तेमाल करते थे, वो थ्रू सैटेलाइट्स इंटरनेट को प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो प्राइवेट एंटिटीज़ भी जो है वो रेडी हैं, या फिर वो ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं स्पेस मार्केट। So in this context, we actually need a uniform space legislation to regulate all these activities in outer space. सबसे पहला, वर्क टिल नाउ, क्या अब तक जो है वो क्या काम किया गया है आउटर स्पेस को लेकर। द आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967, तो ये सबसे मेजर एक ट्रीटी है, वो इकलौती ऐसी ट्रीटी है जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट की गई थी आउटर स्पेस को लेकर, जो 1967 में साइन की गई थी। इट एंश्राइन्स द आइडिया दैट स्पेस शुड बी द प्रोविंस ऑफ ऑल मैनकाइंड, यानी कि सभी मानवों का, सभी इंसानों का इक्वल जो है स्पेस है, स्पेस में यानी कि आउटर स्पेस में सभी का प्रोविंस है मैनकाइंड का वहाँ पर। नॉट सब्जेक्ट टू नेशनल अप्रोप्रिएशन बाय क्लेम्स ऑफ सॉवरेनिटी, यानी कि कोई भी सॉवरेनिटी वहाँ पर क्लेम नहीं कर सकता कि ये स्पेस का इतना हिस्सा जो है वो इस कंट्री का है या फिर मेरा है। पूरा स्पेस जो है वो एक यूनिट है, जहाँ पर पूरे मानवता का, इंसानों का उस पर हक है। Rest attempts such as Moon Treaty 1979 etc. have failed and hardly much is done. तो ऐसे कई छोटे छोटे ट्रीटीज़ भी, जैसे कि मून ट्रीटी 1979, दरअसल ये रेगुलेट करने के लिए किया गया था कि मून से रिलेटेड जो एक्सप्लोरेशन है, जो स्पेसशिप्स हम वहाँ पर भेज रहे थे, तो उससे रिलेटेड था, तो ये भी बिटरली फेल हो चुका था। तो इस तरह से कई छोटे छोटे अटेम्प्ट जो थे वो फेल हुए थे। तो आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 जो है वो एक लौता ऐसा ट्रीटी है जो इंटरनेशनली डील करता है आउटर स्पेस के बारे में।
प्रिवेंशन ऑफ एन आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस सिंस 1982 अ रेजोल्यूशन बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूएनजीए ने एक रेजोल्यूशन पास किया हुआ था 1982 में, विच प्रोहिबिटेड द आउटर स्पेस फॉर यूज ऑफ आर्म्स। तो जैसा कि हम कन्वेंशनल बैटल्स लड़ते हैं ग्राउंड पर, तो आर्म्स का रेस जो है वो स्पेस में या फिर स्पेस बैटल्स फ्यूचर में ना हो, तो इसलिए 1982 में एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था। स्पेस लॉज डज नॉट हैव डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो अभी जो स्पेस लॉज जिसके बारे में हमने बात किया, आउटर स्पेस ट्रीटी वगैरह, वहां पर डिस्प्यूट सेटलमेंट का मैकेनिज्म नहीं है। यानी कि देखिए, इट इज साइलेंट ऑन कोलिजन एंड डेब्रिस। मान लेते हैं कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ने भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए हुए हैं। अगर मान लेते हैं, भगवान ना चाहे, लेकिन इन दोनों के सैटेलाइट्स जो है वो एक दूसरे से क्लैश करते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एक तनाव जो है वो यूएस और रशिया के बीच फैल जाएगा? कहीं ना कहीं बैटल भी जो है वो चल सकते हैं इन दोनों के बीच। वहाँ पर भले ही टेक्निकल मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, टेक्निकल फेल्यूर क्यों ना हो, लेकिन ये एक दूसरे को जो है एक एनिमी की तरह ही देखते हैं। तो इन सभी मैकेनिज्म पर जो है वो साइलेंट है। डिस्प्यूट सेटलमेंट, किस तरीके से डिस्प्यूट्स जो है स्पेस, आउटर स्पेस को लेकर, अभी जो हमने सॉवरेनिटी का इशू लिया, उन सभी इश्यूज को लेकर आप कैसे जो है वो मैकेनिज्म जो है वो डिस्प्यूट का सेटलमेंट का होगा, उसके बारे में नहीं कहा जाता। डेब्रीज यानी कि जो सैटेलाइट्स जो फूट जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, उनके छोटे छोटे जो पीसेस स्पेस में रहते हैं, डेब्रीज जिन्हें कहते हैं, उसके बारे में उसे किस तरीके से क्लीन किया जाएगा, या फिर स्पेस में उस वेस्ट को किस तरीके से क्लीन किया जाएगा, इसके बारे में भी आउटर स्पेस ट्रीटी बात नहीं करता। एंड ऑफर्स इनसफिशिएंट गाइडेंस ऑन इंटरफेरेंस विद अदर स्पेस असेट्स। यानी कि दूसरे जो अलग अलग स्पेस असेट्स हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया या फिर कोई भी दूसरे अलग जो असेट्स होते हैं स्पेस के, एस्ट्रॉइड्स हो गए, मीटिरॉइड्स हो गए, इन सभी को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, एक दूसरे का इंटरफेरेंस इसके बीच किस तरीके से होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में डील नहीं किया गया है। नीड ऑफ द आवर, तो इसीलिए तो एक यूनिवर्सल स्पेस लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं कि नीड ऑफ द आवर क्या है। अ सेपरेट ट्रीटी ऑन स्पेस विद यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। अभी जो हमने आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के बारे में बात किया, जो कोई भी उसमें लूप होल्स हो उसे फुलफिल किया जाए, एक इंटरनेशनल फोरम बनाया जाए जहाँ पर स्पेस रिलेटेड डिस्कशन किया जाए, जहाँ पर मेन प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक प्लेयर्स यानी कि गवर्नमेंट की एजेंसीज जो है वो वहाँ पर आए, डिस्कशन करें और एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड एक लेजिस्लेशन जो है वो बनाए। स्पेस टू बी फॉर नो बैटल पर्पसेस। हाल ही में जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शंस भी किए हुए हैं कि स्पेस पर रिलेटेड जो है वो आर्म्स किस तरीके से बना सकते हैं। रिसेंटली इंडिया ने भी एक एंटी सैटेलाइट नाम का एक मिसाइल सिस्टम भी उन्होंने लॉन्च किया हुआ था, जो कि सैटेलाइट्स को एक तरीके से टारगेट करता है। चाइना ने भी इसे लॉन्च किया हुआ है। तो इस तरीके से स्पेस को जो है नॉन बैटल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए। जिस तरीके से हम कन्वेंशनल वॉर्स लड़ते हैं लैंड पर, स्पेस में उस तरीके की लड़ाई ना चले। नेशनल लॉज आर रिक्वायर्ड टू डील विद स्ट्रिंजेंट कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर मिसयूज ऑफ द प्रोविजंस। जब हम कहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स, टेस्ला जैसे प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, तो चाहिए कि नेशन जो कि एक सॉवरेन पावर है वो डील करे, स्ट्रिंजेंट कंट्रोल रखें कि प्राइवेट एंटिटीज किस हद तक जाते हैं, या फिर पब्लिक जो एंटिटीज हो सकते हैं, नासा जैसे, वो किस हद तक जा सकते हैं, वो कहाँ तक रिसर्च कर सकते हैं, उनके राइट्स कहाँ तक हैं। इन शॉर्ट आप जो है उन्हें रेगुलेट करने की कोशिश करें ताकि आउटर स्पेस को मिसयूज ना किया जाए। मिनरल वेल्थ फ्रॉम आउटर स्पेस टू बी शेयर्ड। तो मिनरल वेल्थ जो आउटर स्पेस से हमें मिलेगा वो सभी इंसानों के बीच जो है वो शेयर किया जाना चाहिए। जैसे कि अभी हमने कहा कि आउटर स्पेस जो है वो किसी की सॉवरेन अथॉरिटी नहीं है, पूरे मैनकाइंड का हक जो है उस पर है। अकॉर्डिंग टू नासा, द एस्टेरॉइड नेम 16 साइकी इज सो रिच इन हेवी मेटल्स दैट इट इज वर्थ $10,000 क्वाड्रिलियन। आप देख सकते हैं कि महज एक एस्टेरॉइड जो कि रिच मिनरल, जो कि हेवी मेटल से जो है वो बहुत ही रिच है, वो वर्थ जो है वो $10,000 क्वाड्रिलियन है। यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट जो इसका इस्तेमाल करके हम पॉवर्टी को जो है घटाने की कोशिश कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट वगैरह या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनवाने की दुनिया पर कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे कई जो मिनरल वेल्थ जो आउटर स्पेस में है उसे शेयर करने की कोशिश है। टू इफेक्टिवली कर्ब स्पेस आर्म्स रेस। अभी जो ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं कि एंटी सैटेलाइट के मिसाइल्स वो लॉन्च कर रहे हैं, आउटर स्पेस को कहीं ना कहीं आर्म्स की रेस में वो बढ़ा रहे हैं, तो इसे कर्ब करने की कोशिश है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी स्पेस लेजिस्लेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाठ्या।